हल्दी घाटी का युद्ध। भाई तब तक सारे डिसीजन उदय सिंह जी ले रहे थे, तो उनके भी तो कोई डिसीजन रहे होंगे। मेवाड़ में सबसे पहला महाराणा है जिसने इतनी बुद्धिमानी दिखाई थी, उदय सिंह जी, कि सेना को 2 भागों में बांट दिया जाए। जून 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी राजसमंद में एक जगह पड़ती है। कहां पर है? जून 1500। जैसे मैंने एक बात बताई थी, खानवा का युद्ध कितनी तारीख को हुआ था? 17 मार्च। पर वीर विनोद एकती कब हुआ था? 16। वैसे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? एक इतिहासकार में गोपीनाथ शर्मा। कौन से इतिहासकार है? और गोपीनाथ शर्मा इसकी डेट बताते हैं 21 जून। क्या बताते हैं? तो कभी आपसे कोई स्पेसिफिक पूछे तब तो अपने क्या बता देना, 21 जून। नॉर्मली पूछे तो क्या बताना हमेशा 18 जून। तो लिख लो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून, कोष्टक में लिख लो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून, अकॉर्डिंग टू गोपीनाथ शर्मा। तो कोई पूछे गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ? 21 जून। नॉर्मली पूछे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ? 18 जून। और हल्दी घाटी कहां पर पड़ता है? नरहार। किस किस के बीच में? महाराणा प्रताप और अच्छा, मुगल बादशाह खुद कभी युद्ध लड़ने जाते ही नहीं थे, बहुत कम जाया करते, वो अपने सेनापति भेज दिया करते। तो इधर से जो सेनापति आए थे वो 2 सेनापति आए। एक सेनापति तो मान सिंह और एक सेनापति का नाम था आसफ खान। क्या नाम था? अकबर इनके साथ में आए थे अजमेर तक। अकबर कहां तक साथ में आया था? अजमेर। अजमेर से आगे उसने अपने 2 सेनापति भेजे। लिख लो ऐसे कैसे उतारो, देखिएगा। मान सिंह और आसफ खान। ध्यान रखना, मान सिंह को पहली बार किसी युद्ध में अकबर ने सेनापति बना के भेजा था, यही है। इससे पहले किसी भी युद्ध के अंदर मान सिंह को सेनापति नहीं बनाया गया था। पहली बार हल्दी घाटी का युद्ध जिसमें मान सिंह को फुल कमान दी गई थी, तू जाने और तेरा काम जाने। उरी मूवी देखी किसी ने? उरी। ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने उरी मूवी नहीं देख रखी? आपकी तो नागरिकता रद्द है भारत की। ये कैसे हो सकता है कि कोई भारत में रहे और कौन सी मूवी ना देखे? आज जाके देखने, रिवीजन करना है, कल संडे की छुट्टी है आपकी, उरी देख के ना। तो उरी मूवी में एक डायलॉग है। उरी मूवी में क्या होता है कि भारत की एक रेजिमेंट है जिस पर पाकिस्तान वाले हमला करते हैं, तो अपने भारत वाले वापस जाके उसका बदला लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक है तो सर्जिकल स्ट्राइक है। विकी कौशल उस कमांडर है उसका। तो विकी कौशल से पूछते हैं कि भाई तुम जब सर्जिकल स्ट्राइक करने जाओगे तो तुम्हारे साथ में कौन सी रेजिमेंट भेजी जाए? तो उसने कहा था उस रेजिमेंट के जवान भेजे जाएं जिस रेजिमेंट के जवान पहले शहीद हुए थे। क्यों? का उनमें गुस्सा है, अपने साथियों के खोने का गुस्सा है, उनको अपनी जो बेइज्जती हुई है उसका गुस्सा है कि हमारे रेजिमेंट के लोग मर गए थे और वो बदला लेना चाहेंगे। उनके गुस्से को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज किया जाए। अकबर इस बात को बहुत ढंग से जानता था कि मान सिंह मेवाड़ के अंदर जब बातचीत करने के लिए आए थे तब उनका अपमान हुआ है वहां पर। मान सिंह उसका बदला लेना चाहेगा, तो उसने कहा मान सिंह तुम अजमेर तक अकबर साथ में है। अकबर से आगे उसने मान सिंह का तुम जाओ और साथ में लेके किसको चले जाओ? इधर जहां बात महाराणा प्रताप भी जानते थे कि बड़ा हमला होगा, क्या किया जाना चाहिए, तो कहा कि भाई सलुम्बर वाले तो हमेशा साथ में रहते थे। सलुम्बर से कौन है? कृष्णदास टुंडावत। तो कहा भाई ये तो अरावल के अंदर रहेंगे तो कृष्णदास जी तो आएंगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था। प्रताप इस बात को जानते थे कि अपने को बड़ा हमला है तो ऐसे ताकतों को अपने साथ में लेना पड़ेगा, ऐसी शक्तियों को साथ में लेना पड़ेगा जो मुगलों के खिलाफ हो वो अपना दोस्त है। ग्वालियर के एक राजा हुआ करते रामसात तोमर। ग्वालियर के राजा कौन थे? और रामसात तोमर के बेटे के साथ में प्रताप की बहन की शादी कर रखी थी। और रामसात तोमर की और अकबर की आपस में बनती नहीं थी, इसलिए इन ग्वालियर वालों को कहा गया कि मौका है, अकबर की तुम्हारे से बनती नहीं, तुम आ जाओ हमारा साथ दो और अपने मिलकर लड़ेंगे। तो ग्वालियर से लड़ने के लिए कौन आगे? रामसात तोमर। जो कल मैंने कई बातें जब बताई थी, कल या परसों जब भी मैं बता रहा था आपको, तब मैंने बताया था कि भारत में जब बाबर आया था ना, तब भारत में अफगानों का राज था। किसका राज था? ये उतारो मत, मैं बताऊंगा तब उतार लेना। भारत में किसका राज था? अफगानों का। इब्राहिम लोदी का राज था। और मैंने बताया था बाबर उज्बेक था, बाबर मुगल था, और उसने आगे किसका राज खत्म कर दिया? अफगानों का। इसलिए अफगानों के और मुगलों के बीच में आपस में कभी भी बनती नहीं थी। इसलिए खानवा में जब राणा सांगा लड़ रहे थे तो महमूद लोदी और हसन खान मेवाती दोनों अफगान है, और दोनों किसकी तरफ से लड़ गए थे? सांगा, क्योंकि वो मुगलों को किसी भी कीमत पर हराना चाहते। इस बात को प्रताप और ढंग से जानते हैं कि अफगानों की और मुगलों की आपस में बनती नहीं है। वापस एक अफगान सेनापति को बुलाया गया, अफगान सेनापति उनसे आगे जुड़ता है, उसको जोड़ा गया अपने साथ में। हाकिम खान सूर कौन था? और हाकिम खान सूर बहादुर बंदा था, ये खार खाया हुआ बेटा था। इसने कहा मुझे तो हरावल में खड़ा करो, आगे आगे खड़ा करो, मैं बता दूंगा इनको। तो अफगानों की सेना लेके कौन आया था?
हाकिम खान सूर। अच्छा, उदय सिंह पहले ऐसे मेवाड़ में रणा हुए थे जिन्होंने इस बात को सोचा था कि मैदान की लड़ाई में मुगलों के खिलाफ पार नहीं पड़ेगी, इसलिए लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी छापामार लड़ाई होती पहाड़ों में। इसलिए उदय सिंह जयमल पत्ता वाले साके के टाइम में पूरे परिवार को शिफ्ट कर देते हैं गिरवा। कहा कर लेते हैं गिरवा, पूरे गिरवा की पहाड़ियों के अंदर। तो कहा पहाड़ियों में युद्ध करना पड़ेगा। प्रताप इस बात को जानते थे कि अपनी सेना कम है तो लड़ाई तो कहां पर करनी पड़ेगी, पहाड़ियों में। पहाड़ियों में ज्यादातर जो गांव थे भीलों के गांव थे। किसके गांव थे? भील बहुत अच्छे तीरंदाज होते हैं, तीर कमान हमेशा अपने साथ में लेके घूमते थे। प्रताप को लगा क्यों ना इनको अपने साथ के अंदर जोड़ा जाए, इसलिए भीलों की सेना लेके आए थे राणा पुंजा। कौन लेके आए थे? तो अफगानों की सेना लेके कौन है? हाकिम खान सूर। भीलों की सेना लेके कौन है? ग्वालियर से सेना लेके कौन है? मेवाड़ की सेना का सेनापति हमेशा ही कौन होता था? कृष्णदास चंडाल। और अपने राजा महाराजा खुद युद्ध लड़ते ही थे तो प्रताप तो युद्ध के अंदर भाग ले रहे थे। अब उतार उधर से अकबर खुद नहीं आया था, अकबर की तरफ से दो सेनापति आए थे। कौन कौन थे? मान सिंह और आसफ खान। रामसा तोमर कहां से आए? ग्वालियर। हाकिम खान सूर कौन सी सेना लेके? अफगान आर्मी। राणा पुंजा कौन सी आर्मी लेके? भील आर्मी। कृष्णदास चंडाल तो सलुम्बर वाले हैं। उतार लिया ना। मेवाड़ में दो पहाड़ियां हैं, एक तरफ गोगुंदा के पहाड़ पड़ते हैं, एक तरफ पहाड़ है खमनोर के। कौन से पहाड़? एक तरफ गोगुंदा, एक तरफ कौन से? खमनोर। इनके बीच के एक दर्रा है जिस दर्रे का नाम है हल्दी घाटी। तो पहाड़ियों के बीच का जो स्थान होता है दर्रा बोलते हो, पास जो दर्रा होता है। तो हल्दी घाटी एक दर्रा है। कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती है पास में? एक तरफ गोगुंदा लगे, एक तरफ कौन सी पहाड़ियां लगी? खमनोर। मेवाड़ वाले जानते थे कि अपने मैदान के अंदर सीधे सीधे जाके लड़ेंगे तो मैदान में हमेशा वही सेना जीतेगी जिनकी संख्या ज्यादा है। मुगलों की संख्या ज्यादा थी, इनकी संख्या ये आधे थे लगभग मुगलों से। तो मुगलों की संख्या ज्यादा पड़ेगी, अपनी संख्या कम पड़ेगी और अपने जीत पाएंगे नहीं। इससे अच्छा है अपने पहाड़ियों के अंदर रहते हैं। और पहाड़ियों में कभी भी पूरी सेना एक साथ आ नहीं सकती। पहाड़ियों में सेना को रुक रुक के टुकड़ियों के अंदर रहना पड़ेगा, रास्ते नहीं होते पहाड़ियों में आने के। और टुकड़ियों में जब आएगी तो जैसे जैसे टुकड़ी आएगी वैसे वैसे मारेंगे। तो ये पहले से अपनी पोजीशन लेके तैयार बैठते हैं हल्दी घाटी के अंदर। उधर से मुगलों ने जैसे ही प्रवेश किया, मान सिंह की आर्मी ने जैसे ही प्रवेश किया, इस शुरुआत के अंदर इतने भयंकर टूट के पड़ते हैं मेवाड़ वाले कि मुगलों का एक इतिहासकार खुद युद्ध में था, वो उस मुगलों के साथ में लड़ रहा था, बदायूनी। कौन लड़ रहा था? और बदायूनी अपनी किताब के अंदर लिखता है कि मेवाड़ का शुरुआती हमला इतना भयंकर था कि हम बनास नदी के पास 16 मील पैदल भागे थे। वो तब पीछे भागना पड़ा, इतना भयंकर हमला कर दिया था इन लोगों ने। बदायूनी और लिखता है, बदायूनी थोड़ा कट्टर मुसलमान टाइप का बंदा था। तो कहते हैं बदायूनी जब वहां से आ रही थी सेना तो बदायूनी ने कहा कि मैं जाऊंगा लड़ने के लिए, मैं जाऊंगा लड़ने। लोगों ने कहा किताब विताब लिखने वाला आदमी, तू राइटर था, वहां तलवारें चलती है, क्या करेगा? पेन चला अपने यहाँ पर बैठ के। तो उसने कहा नहीं, वहां जब हिंदुओं का खून बहेगा तो अपनी दाढ़ी की लगाऊंगा। मैं हिंदुओं के खून से अपनी दाढ़ी लाल करना चाहता हूँ, काफिरों के खून से दाढ़ी रंगना चाहता हूँ। तो कहा हाँ फिर चल ले, खून तो खूब सारा बहेगा, दाढ़ी लाल पीली जो करनी हो वो करना तेरी वहां। तो बदायूनी कहता है कि मैं पीछे खड़ा था, शुरुआत में जब हमला हुआ मेवाड़ वालों ने जब मारना शुरू किया तो हमारी सेना वापस भागने लगी। तो हमारी सेना भी मेरी तरफ आ रही है और मेवाड़ वाले उनके पीछे आ रहे हैं। तो मेरे ये नहीं समझ में तीर चलाऊं किस पे, हमारे वाले भी इधर ही भाग रहे हैं। मान लो अब मैं इधर आपकी तरफ भागता हूँ, मेरे पीछे कोई आदमी भागेगा तो मेरा मुंह भी आपकी तरफ, उसका मुंह भी आपकी तरफ। आपको समझ में नहीं आ रहा अपना बंदा कौन दूसरा बंदा कौन, खूब सारे जब लोग हो जाए। तो उसने कहा मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि तीर किस पे चलाया जाए किस पे नहीं चलाया जाए। मैंने पास में नकीब खान खड़ा था, नकीब खान से पूछा कि नकीब खान तीर किस पे चलाऊं? तो नकीब खान ने कहा आंखें बंद करके तीर चला, दोनों तरफ से मरेंगे हिंदू ही। क्योंकि शुरुआत में जो आर्मी लगी थी वो मान सिंह वाली आर्मी थी, आमिर वालों की आर्मी थी। तो वापस भी दौड़ रहे हैं तो आमिर वाले उनका पीछा कर रहे हैं तो वो मेवाड़ वाले। तो उसने कहा तो तीर चला। तो बदायूं नहीं कहता मैंने तो आंखें बंद करके कई देर तीर चलाए, पर इतने में तो हमारे तक ही पहुंच गए। वो पहुंच गए तो फिर मैंने भी चप्पलें हाथ में ही ली, मैं भी वापस ही दौड़ा पीछे। एक और पीछे की तरफ सेना यूं टुकड़ियों में खड़ी रहती, काफी लंबा चौड़ा यूं काफिला चला करता था। पीछे एक फौजी खड़ा था, उस फौजी का नाम था मिहत्तर खां। फौजी का नाम क्या था?
और इस बेचारे ने जब देखा कि यार दौड़ रही है अपनी सेना, तो ये बेचारा पीछे जोर से ढोल पीटता है, जोर जोर से बोलता है पीछे, अरे कि भागो मत, अकबर खुद आ गया, अजमेर से निकल गया, रास्ते में अकबर आ रहा है, अकबर आ रहा है। तो सैनिकों में थोड़ा सा जोश आया। एक तो डर लगता है कि भाग के जाएंगे तो बादशाह कहेगा भाग के आगे तो रुके, फिर थोड़ा जोश भी आता है कि और सेना आ रही है, थोड़ी देर लड़ेंगे, तब तक अपने को पीछे से कवर मिल जाएगा, सहायता मिल जाएगी। तो सैनिकों ने रुक के लड़ना शुरू किया था। तो कोई पूछेगा कि किसने मैदान में अकबर के आने की झूठी सूचनाएं दी थी? मिहत्तर खान नामक मुगल सैनिक ने, ए मुगल सोल्जर नेम्ड मिहत्तर खान नामक मुगल सैनिक ने, ए मुगल सोल्जर नेम्ड मिहत्तर खान नामक मुगल सैनिक ने, मुगल सोल्जर नेम्ड मिहत्तर खान नामक मुगल सैनिक ने युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। पास्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट अराइवल ऑफ अकबर इन बैटल। पास्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट अराइवल ऑफ अकबर इन बैटल। युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। पास्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट अराइवल ऑफ अकबर इन बैटल। युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना दी थी। किसने? मिहत्तर खान नाम के सैनिक ने। अब ये दर्रा क्रॉस करके उनके पीछे भागे, दर्रा क्रॉस करके आगे थोड़ी मैदानी सी जगह आ गई। तो ये बाद में मैदानी जगह में आमने सामने होते हैं। मैदानी जमीन में जब ये लड़ रहे थे तब प्रताप देखते हैं कि मान सिंह हाथी पे बैठ के लड़ रहा था। मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? उस मर्दाना नाम के हाथी पे बैठ के लड़ रहा था। प्रताप को और गुस्सा है। उनको लगा कि यार ये ठीक है कि कभी बाप बेटे संधि करवाने के लिए आ जाए, कभी यहाँ पे बेटा सेनापति बन के आ जाए। मेरी लड़ाई मुगलों से, मेरी लड़ाई आमेर वालों से थोड़ी। आमेर वाले क्या पंचायती करते घूमते। और उनको गुस्सा है, उन्होंने अपना चेतक एकदम हाथी के पास ही लेके, हालांकि मान सिंह के चारों तरफ सिक्योरिटी लगी हुई थी, पर वो सिक्योरिटी को काटते कूटते चेतक को एकदम पास ही ले गए। चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था। चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हाथी की सूंड पे लगा दी, मतलब पिछले पैरों पे खड़ा हो गया। ज्यादातर कहानी आप लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप भाला फेंकते हैं। मान सिंह वो हाथी में बैठने की जगह तो उसको बोलते हैं होदा, उस औहदे में नीचे झुकता है तो भाला तो उसके ऊपर से निकल जाता है। पर मान सिंह खुद बहुत अच्छा सेनापति था। उसने अपने हाथी की सूंड में पहले से एक चाकू लगा रखा था। चेतक जब अगले पैर उतार रहा था उससे तो पैर कट गए, अगले पैर खुद उस चाकू के अंदर ही रह गए थे। तो अब वो चेतक मूव नहीं कर पाए। आपका अंगूठेगा नाखून थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गिर जाए ना तो नहीं चला जाए, तो घोड़े का तो पूरा खुर निकल के बाहर निकल गया था। तो उनको लगा यार क्या हुआ, घोड़ा मूव ही नहीं कर पा रहा है। तो नीचे की तरफ देखा तो घोड़े के दोनों पैरों से बेसुमार खून निकले। बेचारा जैसे तैसे घोड़ा इधर उधर मूव करने की कोशिश करे। लगा यार मर जाएगा, मेरा सबसे प्रिय घोड़ा है। तो अपने घोड़े को लेके बाहर निकलते हैं। मेवाड़ वालों की खासियत थी कि राजा किसी भी वजह से यदि युद्ध से बाहर निकलता है तो सादड़ी का झाला युद्ध को लीड करेगा। पढ़ा था हमने, पिछली बार हम पढ़ रहे थे झाला अज्जा लीड कर रहा था। इस बार उस झाला का नाम था पिता। क्या नाम था? तो झाला पिता। तो महाराणा प्रताप वाला मुकुट पहन के वहां पे लड़ाई करता है और प्रताप चेतक को लेके बाहर निकल जाते हैं। पर चेतक बाहर निकल ही नहीं पाया। उसका इलाज विलाज करना वाले के लेके जाते तब तक बाहर निकलते चेतक मर गया। वहीं हल्दी घाटी के पास में जगह पड़ती है बलीचा। कौन सी जगह? तो वहां पर चेतक की छतरी लिखो। चेतक के घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी ऑफ चेतक, चेतक के घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी ऑफ चेतक प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। प्रताप हेड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। प्रताप हेड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। प्रताप हेड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा। अतः झाला पिता ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो झाला पिता लेड बैटल। अतः झाला पिता ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो झाला पिता लेड बैटल। कोष्टक में मान लिख लेना ना, दोनों इसी के नाम है। झाला पिता भी कहते हैं, झाला मान भी नाम आता है इसका। अतः झाला पिता ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो झाला पिता लेड बैटल। झाला पिता ने युद्ध का नेतृत्व किया। झाला पिता लेड बैटल। किस नेतृत्व किया? झाला पिता। इधर मुगलों के बहुत भयंकर नुकसान हुआ था, इसलिए मान सिंह चुपचाप वहां से वापस निकल गए। तो लिखो, मान सिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहा। मान सिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहा। मान सिंह फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर्स डिपेंडेंट। मान सिंह फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर्स डिपेंडेंट।
मानसिंह प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहा। मानसिंह फेल्ड टू मेक प्रताप अकबर्स डिपेंडेंट। प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में असफल रहा। बदायूनी लिखता है कि हल्दीघाटी युद्ध में हम वहां से बाहर निकलते हैं तब तक हम गोगुंदा आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? गोगुंदा की तरफ आगे बैठ गए थे। लेकिन हमें मेवाड़ियों का इतना डर लग रहा था कि रात को जब हम गोगुंदा में सोए तो हमें लगा कि मेवाड़ी रात को अटैक करेंगे और रात को अटैक करके अपने को मार देंगे। तो हमने हमारे चारों तरफ दीवार बनाई थी और रात को पूरी रात पहरे लगा लगा के काटी थी कि रात रात कैसे न कैसे करके कट जाए। फिर हम वहां से अगले दिन जब रवाना हुए तो जब हम मेवाड़ के गांव से होकर अजमेर की तरफ जा रहे थे, मुगलों का अड्डा कौन सा था? अजमेर। बादशाह कहां पर बैठा हुआ आपका? अजमेर। तो जब हम अजमेर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में भीलों ने हमें इतना परेशान किया जिसकी हद नहीं थी। वो लिखता है कि जून का महीना था, भयंकर वाली गर्मी पड़ रही थी और हमारी जो टुकड़ी राशन और पानी लेके चलती वो थोड़ी पीछे आती। बाहर होगा वो टुकड़ी पीछे आएगी। ये तो सैनिक पैदल पैदल जा रहा है, एक सैनिकों के पास में बाहर है तो वो थोड़े पीछे रहते। तो थोड़ा 100 सैनिक कहीं चल रहे हैं, थोड़े आगे 1001 सैनिक है, फिर बीच में कोई 2000 सैनिक है, वैसे चला करते थे। तो जो टुकड़ी पीछे रह जाती राशन वाली, भील उसका राशन लूट लेते। और यदि हमारे सैनिक किसी गांव में पानी लेने के लिए जाते तो पता नहीं भीलों के तीर कहां कहां से आके लगा करते थे। इसलिए जून के उस महीने में गोगुंदा से अजमेर तक आने में हमारी हालत खराब हो गई थी। जैसे तैसे अल्लाह का नाम लेके हमने गोगुंदा से अजमेर तक का रास्ता तय किया। बादशाह के सामने पहुंचे। बादशाह ने जाते ही पूछा कि पकड़ लाया प्रताप को? तुम कहा नहीं। तो हरा दिया? तो नहीं। तो मार दिया? तो नहीं। तो उसने संधि कर ली? नहीं। तो क्या सोच कर आए थे? सुल्तान खुश होगा, इनाम देगा? और कहा सर वो, उसने कहा मान सिंह आसफ खान आज के बाद मेरे दरबार में दिखे ना टांगे तोड़ूंगा दोनों, दिखाई मत। अरे सर बात सुनो, थप्पड़ मारो भगा। उसने दोनों का दरबार में आना बंद करवा दिया था। किस किसका? देखो, अकबर ने मान सिंह तथा आसफ खान का दरबार में आना बंद करवा दिया। अकबर बैंड एंट्री ऑफ मान सिंह एंड आसफ खान इन हिज कोर्ट। अकबर ने मान सिंह तथा आसफ खान का दरबार में आना बंद करवा दिया। अकबर बैंड एंट्री ऑफ मान सिंह एंड आसफ खान इन हिज कोर्ट। मान सिंह तथा आसफ खान का दरबार में आना बंद करवा दिया। अकबर बैंड एंट्री ऑफ मान सिंह एंड आसफ खान इन हिज कोर्ट। मान सिंह तथा आसफ खान का दरबार में आना क्या करवा दिया? बंद। किसने? अकबर ने। और अकबर ने कहा मैं बताता हूं तुम्हें कैसे पकड़ा जाता है। मैं जाऊंगा अभी और अभी के अभी प्रताप को पकड़ के लाऊंगा तुम्हारे सामने। तो 1576 के लास्ट में अकबर खुद अटैक कर देता है। अकबर खुद मेवाड़ आ गया था। इसका मतलब है हल्दीघाटी वाले युद्ध में अकबर को भयंकर नुकसान हुआ है। वो चिड़चिड़ा है और वो जैसे तैसे करके प्रताप सिंह क्या लेना चाहता है? बदला लेना चाहता। लिखो, लाइन चेंज कर लिया। 1576 ईस्वी में इन 1576 एडी, 1576 ईस्वी में इन 1576 एडी अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अकबर हिमसेल्फ अटैक्ड ऑन मेवाड़। अकबर स्वयं मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अकबर हिमसेल्फ अटैक्ड ऑन मेवाड़। लेकिन प्रताप ने इस बार पहले से तैयार थे। ये पहाड़ियों में अपनी पोजीशन लेके बैठे हुए थे। मुगलों ने पहाड़ियों में कई दिन तक इधर उधर ढूंढने का प्रयास किया लेकिन वो मिले नहीं, उनके अड्डे नहीं मिलते थे। मुगल सैनिक बेचारे डली शाम को आ गया खबर कहते नहीं पार पड़ी साहब। क्या कारण है, तुम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो प्रताप को? उनका साहब हम मुगल हैं, गूगल थोड़ी है। हमें क्या पता यार कहाँ है पहाड़ों के अंदर। पहाड़ों में अकेले रह जाते हैं, कहीं पूरी सेना जा नहीं पाती, अकेले रह जाते हैं, भील कूटते हैं, पता नहीं कहां कहां से इनके तीर आने लग जाते हैं। हर गांव के अंदर दुश्मन भरे बैठे हैं, जनता अपना विरोध कर रही है। अकबर को समझ में आ गया कि पहाड़ों के अंदर पहाड़ है, तो अकबर उदयपुर पे कब्जा करता है। कहां पे कब्जा करता है? मैदान खाली कर दिए। मतलब ये उदय सिंह और प्रताप वाले टाइम की रणनीति तो मुझे लगता है वॉर स्ट्रेटेजी के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए कि प्रताप ने मेवाड़ के जितने गांव थे वो सारे खाली करवाए। एक भी बंदा किसी भी गांव के अंदर नहीं रहेगा, सारे के सारे पहाड़ों के अंदर शिफ्ट हो जाओ। क्यों? क्या यदि गांव के अंदर रहोगे किसी के अंदर तो मुगल गांव के अंदर आके बच्चों को और महिलाओं को उठाएंगे, और यदि मुगल बच्चों को और महिलाओं को गांव के अंदर आके उठाएंगे तो इन महिलाओं और बच्चों को छुड़ाने के लिए सेना को बाहर आना पड़ेगा। और सेना जीतेगी तभी जब सेना ज्यादा होगी। सेना मुगलों की ज्यादा होगी तो हार जाएंगे, इसलिए रहो ही मत। फिर दूसरा, मैदान में रहोगे तो खेती करोगे तो मुगल आएंगे, वो अनाज उठा के ले जाएंगे तुम्हारा। इससे अच्छा है तुम यहाँ रहो ही मत, तुम पहाड़ों के अंदर आ जाओ, ताकि मुगल जब आए तो मुगलों को पूरे मेवाड़ में कहीं से अनाज ना मिले। तो फिर मुगलों को अनाज कहां से मंगाना पड़ेगा? अजमेर। और अजमेर वाले पूरे रास्ते में भीलों के गांव है, इधर देख लेंगे अपने किधर से अनाज आता है किधर से नहीं आता है, इसलिए मुगलों की सप्लाई रोक देंगे।
मुगलों की सप्लाई रुक जाएगी तो मुगल ज्यादा टाइम तक अंदर यहाँ पे रह नहीं पाएंगे। तो कहते हैं एक किसी से, वो किसान था, उसको मुगलों ने पटाया, यार सब्जी तो उगा दे, कि राशन आटा तो फिर भी लेके आ गए साथ में, पर सब्जियां तो कितनी की लेके आए, और बिना सब्जियों के खाएं क्या यहाँ पर बैठे बैठे। तो उसने कहा मैं सब्जियां तो उगा दूं आपके लिए, लेकिन मरेगा प्रताप आगे मुझे। और घोषणा कर कि एक भी आदमी मुगलों का काम करता हुआ पाया गया, सर कलम कर दिया जाएगा। आज्ञा का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को मृत्युदंड और कुछ भी नहीं। तो मुगलों का रीता क्या डरता है, हमारे पास मेरे की खेती करेगा, यहाँ प्रताप की औकात नहीं कि आ सके। तो उदयपुर पे कब्जा कर रखा अकबर ने, और वहां पास के एकदम एक खेत के अंदर और एक किसान सब्जियां उगाई उनके लिए। प्रताप को लगा ये बात गलत है, ये बाकी किसानों को, दूसरों को पता चलेगा कि जब यार उसको तुम कुछ ही नहीं कहते तो हमें यहाँ पे दुख देने के लिए क्यों ला रखा, हमें यहाँ पे क्यों बिठा रखा, हम भी बाहर मैदान के अंदर जाके रहेंगे आराम से। एक दिन 50-60 लोगों की टुकड़ी आक्रमण करती है, उस किसान को मार देती है। ये संदेश था कि नहीं साहब, आज्ञा का उल्लंघन नहीं, सारे पहाड़ों के अंदर हो तो सारे पहाड़ों के अंदर हो। तो अकबर खूब ढूंढ डांट के यहाँ से थक थुका के, गांव मिले नहीं उसे, गांव में कोई बंदा नहीं मिला, गांव में अनाज नहीं मिले, प्रताप नहीं मिले, तो चुपचाप यहाँ से उदयपुर पे कब्जा करता है, फिर वागड़ चला जाता है। किधर चला जाता है, उदयपुर का नाम बदल कर देता मोहम्मदाबाद। क्या कर देता, लिखो, अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया। अकबर कैप्चर्ड उदयपुर, अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया। अकबर कैप्चर्ड उदयपुर तथा इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया, एंड रीनेम्ड इट एज मोहम्मदाबाद, तथा इसका नाम बदलकर मोहम्मदाबाद कर दिया, एंड रीनेम्ड इट एज मोहम्मदाबाद। नाम बदलकर क्या कर दिया, मोहम्मदाबाद कर दिया। और दो बंदों को ये सौंप दिया। एक तो मान सिंह के अंकल थे जगन्नाथ कछवाहा, अंकल का नाम क्या था, हल्दी घाटी वाले युद्ध में लड़े थे। इनको कहा कि भाई आप संभालो यार ये उदयपुर वाला इलाका। क्या नाम बंदे का नाम बताओ, जगन्नाथ कछवाहा। और एक बंदे का नाम था सैयद फखरुद्दीन। क्या नाम है दूसरे बंदे का, लिखो, तथा जगन्नाथ कछवाहा व सैयद फखरुद्दीन को उदयपुर सौंप दिया, एंड हैंडेड ओवर उदयपुर तो जगन्नाथ कछवाहा एंड सैयद फखरुद्दीन। जगन्नाथ कछवाहा व सैयद फखरुद्दीन को उदयपुर सौंप दिया, एंड हैंडेड ओवर उदयपुर टू जगन्नाथ कछवाहा एंड सैयद फखरुद्दीन। तुम पढ़, सब आ जाएगा, अभी क्यों लोड ले इतना। जगन्नाथ कछवाहा और सैयद फखरुद्दीन को उदयपुर सौंप दिया। तो उदयपुर किसको सौंप के गए थे, नाम देखो देखे दो जने, जगन्नाथ कछवाहा और सैयद फखरुद्दीन। जगन्नाथ कछवाहा मान सिंह अंकल, ये हल्दी घाटी वाला लड़ चुके थे, मेवाड़ का एक्सपीरियंस भी था, आप संभालो। और अकबर खुद किधर चला जाता है, वागड़। देखो अकबर वागड़ की तरफ चला गया, ये लाइन आगे अपने काम आएगी, उतारो। अकबर वागड़ की तरफ चला गया, अकबर मूव्ड टू वागड़, अकबर वागड़ की तरफ चला गया। अकबर किधर चला जाता है, वो सेम बात देखो। अकबर ने जब 1568 में चित्तौड़ पर हमला किया था तो चित्तौड़ जीत लिया था, लेकिन उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार नहीं। तो उसे समझ में आया कि उदय सिंह के सहयोगियों को पटा ले और उदय सिंह के सहयोगियों की संख्या कम कर देंगे तो मेवाड़ अपने आप झुक जाएगा। इसलिए उसने बूंदी पर अटैक करके सुरजन को अपनी तरफ कर लिया था और रणथंभौर के किले पर भी कब्जा कर लिया। इस बार फिर उसको लगा कि यार प्रताप हाथ तो नहीं आ रही है लोग, तो अपने को नुकसान हो रहा है, तो क्या किया जाए। तो प्रताप के सहयोगी कौन कौन है पता लगाओ, तो पता चला प्रताप के सहयोगी बांसवाड़ा डूंगरपुर है। सहयोगी कौन है, तो बांसवाड़ा डूंगरपुर पर हमले किए जाए। तो इस बार अकबर यहाँ से क्षेत्र में जब उसकी पार नहीं पड़ी तो उदयपुर पे कब्जा किया, उदयपुर पे कब्जा करके हो गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा का राजा था प्रताप सिंह। कौन था, और अकबर ने जाके कहा कि तू बड़ा महाराणा प्रताप की सहायता करता है और मैं आक्रमण करूंगा। और जैसे अकबर ने प्रताप सिंह पर आक्रमण किया, प्रताप सिंह सरेंडर कर दिया। तो सर आज के बाद हम महाराणा प्रताप की कोई भी सहायता नहीं करेंगे, हम तो आपके साथ संधि करने के लिए तैयार। अकबर ने कहा शाबाश, वेरी गुड, ये होती है बात। अकबर ने अगला अटैक किया डूंगरपुर। डूंगरपुर के राजा थे आस्करण। कौन थे, आस्करण ने सरेंडर किया। जब गलती हो गई, आइंदा से महाराणा प्रताप की कोई भी सहायता नहीं करेंगे, हम तो आपकी तरफ है। तो कौन सी दो रियासतें तोड़ी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अकबर संधि करके यहाँ से जैसे दिल्ली की तरफ गया, बांसवाड़ा डूंगरपुर ने कहा मजाक कर रहे थे। मतलब बांसवाड़ा डूंगरपुर संधि करके बाद में भी प्रताप की सहायता करते हैं। इस बार इनकी रणनीतियां गजब की रणनीतियां हैं कि इनको पता था कि यदि अकबर और बांसवाड़ा लड़े तो बांसवाड़ा वाले मर जाएंगे, थोड़ी सी फौज अकबर मार के चला जाएगा, डूंगरपुर वालों को मार के चले जाएंगे, इसलिए लड़ाई नहीं करनी। अकबर
अकबर आया है, बढ़ी हुई है, संधि कर लो एक बार, बाद का बाद में देखेंगे। जब अकबर यहां से निकल जाएगा तब अपने कहेंगे संधि नहीं मान रहे, अकबर वापस कितनी की बार आएगा। और युद्ध हमेशा अपनी अपनी जमीन पे लड़े जाए, जहां पर भी लड़े जाए, इसलिए उधर से शुरू किया इन लोगों ने। यहां पर आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मेवाड़, मारवाड़, जालोर, सिरोही, ईडर, ये सब मुगलों से लड़े हैं एक ही टाइम में, सेम टाइम के अंदर। पूरी बाउंड्री लॉक कर दी थी मुगलों के लिए। यहां लड़ रहा है आपका प्रताप सिंह, यहां लड़ रहा है आपका आस्करण, यहां लड़ रहे हैं आपकी महाराणा प्रताप, यहां चंद्रसेन, जालोर में ताज खान, ये अफगान था, अफगानों की मुगलों की बनती नहीं। सिरोही में सुल्तान, दत्तानी का युद्ध याद है? ईडर के अंदर नारायण दास, नारायण दास महाराणा प्रताप के ससुर जी है, महाराणा प्रताप की एक शादी ईडर हो रखी है। सारे के सारे लड़ रहे हैं मुगलों से, पर एक जगह आके नहीं लड़ेंगे, सब अपने अपने इलाकों के अंदर लड़ो, क्योंकि एक जगह लड़ेंगे तो मुगलों की आर्मी बहुत बड़ी है, एक जगह मरमुरा जाएंगे जैसे खानवा के अंदर हुए थे, इसलिए एक जगह आना ही नहीं है। इसलिए प्रताप जब मेवाड़ पर हमला करे तो अकबर जब मेवाड़ पर हमला करे तो अकबर का पूरा ध्यान कहां पर है? मेवाड़। उन्हीं दिनों अकबर के पास समाचार आता कि चंद्रसेन ने मारवाड़ में बगावत कर दी और मुगलों के कैंप उड़ा दिए, तो मुगलों का ध्यान अब किधर जाएगा? मारवाड़ की तरफ। मुगलों का ध्यान मारवाड़ की तरफ गया तो मेवाड़ वालों को थोड़ी शांति मिलेगी। इतने में समाचार आया था कि साहब ताज खान ने जालोर के अंदर कैंप उड़ा लिए, इतने में समाचार आया कि साहब दत्तानी में तो सारे मार दिए, कोई बचा ही नहीं तुम्हारा, इसलिए मुगल गिर गए थे। ये पूरा लॉक हुआ था, पूरा का पूरा सिस्टम लॉक करके रख दिया था। तो इनकी रणनीतियां है गजब वाली, पहाड़ों में रहेंगे, मैदान में किसी को रहने नहीं देंगे, सप्लाई तोड़ेंगे, बिलों को शामिल करेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, सीधा युद्ध नहीं लड़ेंगे, छापामारी लड़ेंगे, सीधा आगे तो संधि कर लेंगे एक बार, फिर वापस लड़ लेंगे, 2 कदम हटना, 4 कदम बढ़ना, वो सब सीख गए थे। वो जो सामरिक कमजोरियां उजागर हो गई थी ना, वो ढकी थी सारी, अब है ही नहीं, कमजोरी है ही नहीं। लो अब जिस प्रकार से तुम लड़ते हो वैसे लड़ लेंगे। पहले इनके लिए, राजस्थान वालों के लिए लड़ाई का मतलब था आमने सामने की लड़ाई, और लड़ाई में था या तो मर जाएंगे और या अगले को मार दें, इसके अलावा कुछ था, या तो जीतेंगे या क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। इस बार इनका सिस्टम था कि ना ना ना, मरना है ही नहीं, रहना तो जिंदा ही है, और जिंदा रहेंगे तभी तो अगले को मारेंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे, मर जाएंगे, साके में सारे के सारे काम आ जाएंगे, तो अगला युद्ध ही कौन लड़ेगा? ना 25 साल लड़े, लगातार संघर्ष किए। इसलिए मैं अगली वाली क्लास के अंदर बताऊंगा कि मुगलों ने 1585 के बाद में राजस्थान पे अटैक करने बंद कर दिए थे, कि मुगलों के बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि यार मिल गए सारे के सारे, और कोई भी इनके अंदर टूटने के लिए तैयार है नहीं है, कि भाई डूंगरपुर बांसवाड़ा को तोड़ा और अकबर के निकलते दोनों मुकर गए कि हम लड़ेंगे, और उसके बावजूद प्रताप को सहायता पहुंचा दिया करते थे। अगली क्लास में और पढ़ेंगे अपन।